साल 1911 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और एक्सप्लोरर हायरम बिंगम पेरू के जंगलों में भटक रहे थे। वो असल में विल्का बाम्बा नाम के एक दूसरे खोए हुए शहर की तलाश में थे। यह शहर इंका एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन 24 जुलाई 1911 को एक लोकल किसान ने बिंगम को एक दूसरे शहर माचू पिच्चू का रास्ता दिखा दिया। ये वही शहर है जिसकी कहानी अभी आपको पता चलने वाली है। जब बिंगम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो दंग रह गए उसे देखकर। घनी झाड़ियों के बीच ग्रेनाइट की शानदार इमारतें छिपी थी। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने बिंगम की इस जर्नी को छापा और उन्हें लॉस्ट सिटी ऑफ द इंकास की खोज करने वाला हीरो बना दिया। 16वीं सदी में जब स्पेन की खूंखार सेना ने पूरे इंका एम्पायर को राख में मिला दिया, तब भी वो इस बड़े शहर तक पहुंच नहीं पाए। सवाल यह था कि आखिर उन शहर के लोगों ने अपने इस शहर को लुटेरों की नज़र से गायब कैसे कर दिया। जब इस शहर की परतों को खोला गया तो वहाँ से करीब 170 इंसानी कंकाल मिले, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर कंकाल किसी शाही परिवार के नहीं बल्कि आम नौकरों, शिल्पकारों और मजदूरों के थे। इसके अलावा मिट्टी के बहुत खूबसूरत बर्तन, तांबे और कांसे के औजार और पत्थरों से तराशे गए कुछ ऐसे पवित्र मंदिर मिले जो आज भी हैरान करते हैं, जैसे कि एक सूर्य मंदिर और 3 खिड़कियों वाला एक कमरा। लेकिन जो बात साइंटिस्ट का दिमाग पूरी तरह से घुमा देती है वो ये है कि यहाँ से कुछ चीज़ें पूरी तरह से गायब हैं। इस पूरे शहर में खुदाई के दौरान जंग का एक भी हथियार नहीं मिला, यानी यहाँ कोई खूनी जंग नहीं लड़ी गई। लोगों ने बिना लड़े ही इस शहर को खाली कर दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात, इंका एम्पायर जो पूरी दुनिया में अपने बेहिसाब सोने के लिए जाना जाता था, इस पूरे माचू पिच्चू शहर से सोने का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। क्या वो लोग शहर को वीरान छोड़ने से पहले अपना सारा खजाना अपने साथ ले गए थे, या फिर स्पेनिश लुटेरों से बचाने के लिए उसे कहीं और दफना दिया गया था? ये खालीपन इस शहर को ऐसी मिस्ट्री बना देता है जिसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब इस शहर की पहली ईंट रखी गई। दोस्तों, हिस्ट्री कनेक्ट अब स्पॉटिफाई पर भी है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वीडियोस को, हमारे शो को वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। आपके एक फॉलो से हमें बहुत हेल्प मिलेगी, सो प्लीज़ जाइए, चेकआउट कीजिए हमारे हिस्ट्री कनेक्ट पॉडकास्ट को। धन्यवाद। 15वीं सदी की शुरुआत का वक्त था। साउथ अमेरिका में इंका साम्राज्य तेजी से अपने पैर पसार रहा था। ये एक ऐसा दौर था जब यूरोप में रेनेसा यानी पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही थी, लेकिन इंका लोग दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे। उनके सम्राट पाचुकुटी एक ऐसा निर्माण चाहते थे जो सिर्फ रहने की जगह ना हो। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहते थे जो उनकी बेहिसाब ताकत और उनके देवताओं से कनेक्शन का प्रतीक बने। इसके लिए उन्होंने कोई आसान मैदानी इलाका नहीं चुना। उन्होंने कुस्को, जो उनकी राजधानी थी, वहाँ से 47 मील दूर 2 खड़ी चट्टानों के बीच एक बहुत ही मुश्किल चोटी को चुना। एक तरफ माचू पिच्चू पर्वत था और दूसरी तरफ हुआयना पिच्चू। आम इंसान की नज़र में यह शहर बसाने के लिए दुनिया की सबसे खराब जगह थी, लेकिन इंका लोगों के सोचने का तरीका आम लोगों से बहुत अलग था। साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत पड़ता है। इंका सभ्यता यहीं विकसित हुई। यहाँ के कल्चर में पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं होते, वो पहाड़ों को आपू यानी अपने पूर्वज और रक्षक देवता मानते थे। उनका मानना था कि इन पहाड़ों में जान होती है, इसलिए माचू पिच्चू की लोकेशन कोई गलती नहीं थी बल्कि एक बहुत ही गहरा रिलीजियस फैसला था। इसके अलावा ये लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक भी थी। अगर आप इस शहर की ज्योग्राफी को समझें तो ये एंडीज पर्वतों और अमेज़न के घने वर्षा वनों के ठीक बीच में है। पहाड़ में ऊपर के जंगलों से उन्हें बहुत रेयर मेडिसिनल प्लांट्स और कोका की पत्तियां मिलती थी। वहीं नीचे घाटियों से उन्हें सोना, चांदी और अलग अलग तरह की फसलें मिलती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, इतनी ऊंचाई पर काम करने के लिए फंडिंग और लेबर कहाँ से आया? इंका एम्पायर का इकोनॉमिक मॉडल आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसके पास पैसे या करेंसी का कोई वजूद ही नहीं था। वहाँ कोई बाजार नहीं था जहाँ आप सिक्कों से कुछ खरीद सकें। इंका एम्पायर में टैक्स सोने या चांदी में नहीं बल्कि इंसानी पसीने में चुकाया जाता था। लेट मी क्लियर, इस अनूठे सिस्टम को मीता कहा जाता था। हर आम नागरिक को साल के कुछ महीने राज्य के लिए शारीरिक श्रम करना होता था। इसके बदले में राज्य उन्हें सुरक्षा, खाना और त्योहारों के वक्त बियर, जिसे चीचा भी कहते थे, वो मुहैया कराता था। यही वो मीता मजदूर थे जिन्होंने इस इम्पॉसिबल शहर की नींव रखी। ज़रा सोचिए उन मजदूरों के बारे में। उनके पास ना तो लोहे के औजार थे, ना पहिए थे और ना ही कोई जानवर जो भारी वजन उठा सके। उनके पास कोई 3D सॉफ्टवेयर या कागज़ पर बना ब्लूप्रिंट भी नहीं था।
उन्होंने पूरे शहर का नक्शा सिर्फ क्विपू के सहारे अपने दिमाग में बसा लिया। क्विपू दरअसल गांठ लगी रस्सियों का एक गुच्छा होता था। इसमें अलग अलग रंगों के धागों और गांठों की पोजीशन के जरिए डेटा को स्टोर किया जाता था। आज के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्विपू सिर्फ नंबर्स को नहीं बल्कि 3D आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को भी शायद रिकॉर्ड कर सकता था। लेकिन क्या इन मजदूरों के लिए पहाड़ पर ऐसा शहर बसा पाना आसान काम था? दरअसल माचू पिच्चू में सबसे बड़ा चैलेंज था पहाड़ का मौसम। इस पहाड़ पर बेतहाशा बारिश होती थी और आज भी होती है। यहाँ एक साल में 2000 मिलीलीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। पहाड़ की खड़ी ढलान पर जब बारिश होती है तब पानी मिट्टी को काटकर पूरे के पूरे पहाड़ को नीचे खिसका देता है। यही वजह है कि माचू पिच्चू की ज़मीन ऐसी थी कि जहाँ हर वक्त लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा होता था। इन सभी खतरों का अंदाज़ा इंका आर्किटेक्ट्स को पहले से ही था। अगर उन्होंने बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया होता तो सम्राट पाचुकुटी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट पहली ही भारी बरसात में मलबे में बदल जाता। लेकिन दिक्कत यह थी कि सिर्फ बारिश एक अकेला खतरा नहीं थी। एक बड़ा खतरा वो बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर भी थे जिन्हें खदान से निकालकर शहर की जगह तक लाना था। बिना पहिए के टन टन भारी चट्टानों को खुरदुरी ढलानों पर धकेलना कोई मजाक नहीं था। इसके लिए मीता मजदूरों ने लकड़ी के लीवर्स और पत्थर के बेलनों का इस्तेमाल किया। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बताते हैं कि कई बार एक पत्थर को खींचने में सैकड़ों मजदूरों की जान भी चली जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा थ्रिल इन पत्थरों को दीवार में जोड़ने की टेक्नोलॉजी में छिपा था। एक ऐसी टेक्निक थी जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। माचू पिच्चू की सबसे बेहतरीन दीवारों में किसी भी तरह के गारे या फिर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इंका आर्किटेक्ट्स ने पत्थरों को जोड़ने के लिए ट्रायल एंड एरर की एक बहुत ही थका देने वाली टेक्नोलॉजी अपनाई। वो एक पत्थर के नीचे रेत की बारीक परत बिछाते थे, फिर दूसरे भारी पत्थर को उस पर रख कर रगड़ते थे। रेत पर जहाँ भी रगड़ के निशान आते वो उस हिस्से को पत्थर के हथौड़े से तब तक तराशते जब तक कि दोनों पत्थर एक दूसरे में पूरी तरह से लॉक ना हो जाएं। ये फिटिंग इतनी सटीक और बेदाग थी कि आज 600 साल बाद भी इन पत्थरों के बीच आप एक रेजर ब्लेड या कागज़ का पन्ना तक नहीं घुसा सकते। इस बिना सीमेंट की चिनाई को एशलर मेसनरी कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न था, क्योंकि पहाड़ों पर धरती हिलना आम है। इसलिए अगर सीमेंट का इस्तेमाल होता तो झटके से दीवारें चटक कर गिर जाती। लेकिन इंका टेक्निक में जब भी धरती हिलती है तो ये पत्थर आपस में फ्रिक्शन करते हैं, यानी रगड़ते हैं। ये अपनी जगह से थोड़ा हिलते हैं। इसे आप पत्थरों का डांस भी कह सकते हैं। और झटके रुकते ही ग्रेविटी की मदद से वापस अपनी एक्यूरेट जगह पर सेट हो जाते हैं। यही वजह है कि आज तक माचू पिच्चू सीना थाने खड़ा है। लेकिन दोस्तों, माचू पिच्चू शहर की असली ताकत वो नहीं थी जो ज़मीन के ऊपर दिख रही थी। इस शहर का असली क्लाइमैक्स वो इंजीनियरिंग थी जो ज़मीन के अंदर नीचे गहराई में छिपा था। अगर आप आज माचू पिच्चू जाते हैं तो आपको जो दिखता है वो शहर का सिर्फ 40% हिस्सा है। बाकी का 60% हिस्सा ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़े ड्रेनेज नेटवर्क के रूप में मौजूद है। शहर को ढहने से बचाने के लिए इंका इंजीनियर्स ने पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला किया और 129 अंडरग्राउंड चैनल बनाए। एक ऐसा हाइड्रोलिक मास्टरपीस था जिसने इस शहर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने पहाड़ की ढलानों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाए। इन्हीं खेतों को हम टेरेसेस कहते हैं। लेकिन ये खेत केवल खेती के लिए नहीं थे। इन खेतों का अंदरूनी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था। हर खेत को 3 अलग अलग लेयर्स में बनाया गया। सबसे नीचे ग्रेनाइट के बड़े पत्थर रखे गए, उसके ऊपर बजरी और रेत की एक मोटी परत बिछाई गई और फिर सबसे आखिर में घाटी के नीचे से लाई गई फर्टाइल लैंड परत के ऊपर डाली गई। जब भी भारी बारिश होती तो ये पूरा सिस्टम एक स्पंज की तरह काम करता। पानी मिट्टी से होता हुआ रेत से छनता और सीधे पहाड़ की तलहटी में सेफली पास कर जाता था। इस सिस्टम को बनाने के पीछे उनकी इंजीनियरिंग का दिमाग था। अगर ये अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं बनाया गया होता तो पानी मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता और पूरा शहर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। इस तरह शहर को इंजीनियर्स ने मजबूत बना दिया। लेकिन वो अभी भी इतने पर नहीं रुके। माचू पिच्चू शहर के खेत भी उनके लिए एग्रीकल्चरल लैब भी थे। इस शहर के पॉलन ग्रेन या पराग कणों की आज की जांच से पता चलता है कि यहाँ इनका लोग अलग अलग हाइट पर मक्का और क्विनवा की नई प्रजातियों को उगाने का एक्सपेरिमेंट करते थे। वो देखना चाहते थे कि कौन सी फसल किस माइक्रो क्लाइमेट में सबसे बेहतर फसल देती है। जंगल और पहाड़ के पौधों को एक नई क्लाइमेट में ढालने की ये शानदार साइंटिफिक कोशिश थी। अब पानी से बचने का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन रोज़मर्रा के पीने के पानी का क्या?
इसके लिए इंका इंजीनियर्स ने माचू पिच्चू पर्वत के उत्तर में एक नेचुरल वाटर सोर्स ढूंढा। वहां से उन्होंने 749 मीटर लंबी एक पत्थर की नहर बनाई। इस नहर की ढलान को जानबूझकर 2 से 5% के बीच रखा गया। वो चाहते तो पानी को तेजी से नीचे ला सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि तेज बहाव से शहर की दीवारों को नुकसान होगा। ये पानी शहर के बीचों बीच बने 16 बहुत ही पवित्र फव्वारों तक एकदम कंट्रोल्ड स्पीड में पहुंचता था। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की नेचर और पानी की ताकत को लेकर इन लोगों की समझ कितनी गहरी रही होगी। अब इस तरह से आप देखो तो माचू पिच्चू का ये शहर बहुत ही एडवांस था और इसे काफ़ी सोच समझकर बड़ी मेहनत से बनाया गया। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट था जो इस शहर का इंतज़ार कर रहा था। साल 1532 के आसपास दक्षिण अमेरिका के तटों पर कुछ अजनबी जहाज दिखाई दिए। ये स्पेनिश अटैकर्स थे। ये लोग हथियारों और लोहे के कवच से लैस होकर सोने की तलाश में आए थे। उनके पास बंदूकें थीं और घोड़े थे। इंका लोगों ने ये चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी। उनके लिए एक नई दुनिया थी। लेकिन स्पेनिश लोगों के इन हथियारों से भी बड़ी चीज़ उन जहाज़ों से आई थी। ये स्पेनिश लड़ाके अपने साथ चेचक लेकर आए थे, यानी स्मॉल पॉक्स की बीमारी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि इंका एम्पायर की राजधानी कुस्को पहुंचने से पहले ही ये महामारी एंडीज़ के पहाड़ों में आग की तरह फैल गई। हज़ारों इंका लोग इस अनजान बीमारी का शिकार हो गए। इसमें उनके तत्कालीन सम्राट और साम्राज्य का अगला वारिस भी शामिल थे। इस एक बीमारी ने साम्राज्य में सत्ता के लिए गृह युद्ध यानी सिविल वॉर छेड़ दिया। इसी अफरा तफरी और पतन के बीच माना जाता है कि माचू पिच्चू को भी लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया। लेकिन माचू पिच्चू की सबसे बड़ी किस्मत ये रही कि स्पेनिश सेना कभी इस दुर्गम चोटी तक पहुंच ही नहीं पाई। अगर वो यहाँ पहुंच जाते तो इस शहर के सोने को लूट लेते और इन शानदार मंदिरों को तोड़कर यहाँ चर्च बना देते, जैसा उन्होंने बाकी इंका शहरों के साथ किया। चूंकि स्पेनिश यहाँ नहीं पहुंचे, इसलिए माचू पिच्चू इंसानों की तबाही से बच गया। टाइम के साथ इस अबेंडन्ड शहर को नेचर ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया। अमेज़न के जंगलों में बनी घनी वेजिटेशन ने इस शहर को पूरी तरह से ढक लिया और ये शहर जैसे हमेशा के लिए गायब हो गया। सदियां बीत गई और ये शहर सिर्फ लोकल क्वेशुआ किसानों की कहानियों में जिंदा रहा। इसी जगह से एक मिथक का भी जन्म हुआ। यह ऐसा मिथक था जिसने पूरी दुनिया की नज़रों में माचू पिच्चू की कहानी को एक हॉलीवुड फिल्म जैसा बना दिया। साल 1911 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और एक्सप्लोरर हायरम बिंगम पेरू के जंगलों में भटक रहे थे। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे साल 1911 में अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और एक्सप्लोरर हायरम बिंगम इस शहर को ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों 24 जुलाई 1911 को जब उन्होंने उस पहाड़ की चोटी पर कदम रखा तो वो पहले ऐसे व्यक्ति नहीं थे। घनी झाड़ियों के बीच ग्रेनाइट की शानदार इमारतें छिपी थी। नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने भले ही बिंगम की इस यात्रा को छापकर उन्हें लॉस्ट सिटी ऑफ द इंकास की खोज करने वाला हीरो बना दिया, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। रियलिटी ये है कि हायरम बिंगम ने कुछ भी नया नहीं खोजा था। जब वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि वो ज़मीन वीरान नहीं थी। वहाँ 3 लोकल किसान परिवार उन्हीं पुरानी इंका सीढ़ी नुमा खेतों में मज़े से अपनी फसलें उगा रहे थे। वो लोग सालों से उन खंडहरों के बीच रह रहे थे। और तो और बिंगम से भी 9 साल पहले 1902 में एक पेरूवियन किसान ऑगस्टिन लिजार्गा ने वहाँ जाकर एक पत्थर पर कोयले से अपना नाम और तारीख लिख दी थी। बिंगम ने खुद अपनी शुरुआती डायरीज में इसका जिक्र किया, लेकिन बाद में अपनी हीरो वाली इमेज चमकाने के लिए उन्होंने इस बात को दबा दिया। अक्सर ताकतवर और पढ़े लिखे लोग अपने हिसाब से इतिहास को गढ़ लेते हैं। लोकल लोगों ने हालांकि कभी भी माचू पिच्चू को खोया ही नहीं था, बस वेस्टर्न दुनिया को इसके बारे में पता नहीं था। खैर, बिंगम की इस पब्लिसिटी ने एक काम ज़रूर किया, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस का ध्यान इस शहर की तरफ खिंच गया। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, एक नई और गहरी कोल्ड वॉर शुरू हो गई। ये बहस थी माचू पिच्चू के कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन को लेकर। सवाल उठा कि आखिर ये शहर कितना पुराना है। 20वीं सदी में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉन हाउलैंड रोव ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की। क्योंकि इंका लोगों का कोई रिटन हिस्ट्री नहीं था, इसलिए रोव ने उन डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया जो स्पेनिश लोगों ने उनके पतन के बाद लिखे। इन क्रॉनिकल्स के आधार पर रोव ने कंक्लूजन निकाला कि सम्राट पाचुकुटी ने 1438 के आसपास अपने एम्पायर का विस्तार शुरू किया था। इसीलिए माचू पिच्चू का निर्माण 1450 के दशक में शुरू हुआ होगा, ऐसा इन लोगों ने माना। कई डेकेड्स तक, 10 से 20 सालों तक दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ और इतिहास की किताबों में यही टाइमलाइन एक परम सत्य की तरह पढ़ाई जाती रही। सब ये मान बैठे थे कि इनका एम्पायर मात्र 100 साल पुराना एक पॉलिटिकल बुलबुला जैसा था। लेकिन साल 2020 में इस पूरी टाइमलाइन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहासकारों को अपने नोट्स बदलने पर मजबूर कर दिया।
पोलैंड के आर्कियोलॉजिस्ट डोमिनिका शिस्कोस्का और अमेरिका के रिचर्ड बर्गर की टीम ने माचू पिच्चू में एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस खुदाई में ज़मीन के बहुत नीचे दबी रस्सियों, कपड़ों के टुकड़ों और मक्के के रिमेन्स को निकाला। ये वो चीज़ें थी जिन्हें इंका मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन के शुरुआती दिनों में इस्तेमाल किया था। इन रिमेन्स को मॉडर्न लैब में ले जाकर उनकी एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक से कार्बन 14 डेटिंग की गई। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्यूरेट तरीके से बताती है कि कोई बायोलॉजिकल चीज़ किस सदी में जिंदा थी। जब लैब की मशीनों से डेटा निकलकर बाहर आया तो पुरानी किताबें गलत साबित हो गई। सैंपल्स ने साबित किया कि इंका लोग माचू पिच्चू के एरिया में 1450 नहीं बल्कि कम से कम 1420 के आसपास डेवलपमेंट कर रहे थे। अब 30 साल का ये अंतर सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इतिहास के पैमाने पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि सम्राट पाचुकुटी के विजय अभियान हमारी सोच से कई दशक पहले शुरू हो चुके थे। इंका एम्पायर सिर्फ 100 साल का नहीं था। जिस सभ्यता को बहुत नया माना जाता था, उसकी जड़ें और उसका विस्तार कहीं ज़्यादा पुराना और ताकतवर निकला। इतिहासकार जो अब तक स्पेनिश डॉक्यूमेंट्स को अंतिम सत्य मान रहे थे, उन्हें समझ आ गया कि विजेताओं का लिखा इतिहास हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता। आज भी दोस्तों माचू पिच्चू को लेकर इतिहास के जानकारों में दो गुट हैं। एक वो जो स्पेनिश क्रॉनिकल्स पर भरोसा करते हैं, दूसरे वो जो सिर्फ कार्बन डेटिंग और ज़मीन से निकले सबूतों को मानते हैं। ये बहस आज भी जारी है। कुछ लोग कहते हैं कि माचू पिच्चू राजा की एक विंटर स्टेट यानी सर्दियों में छुट्टियां बिताने की जगह थी। कुछ का मानना है कि ये पूरी तरह से एक धार्मिक ऑब्जर्वेटरी थी जहां से इंका लोग सूरज और तारों की गति नापते थे। शहर के सबसे ऊंचे हिस्से में एक अजीब सी मूर्ति है जिसे इंतिहुआताना कहा जाता है। केशुआ भाषा में इसका मतलब होता है सूरज को बांधने वाला खंभा। सर्दियों के सोलिस्टिस के दिन सूरज की किरणें इसके साथ एक बहुत ही परफेक्ट एंगल बनाती हैं। इसे देखकर लगता है कि मानो इंका आर्किटेक्ट्स ने पत्थर और सूरज के बीच कोई ट्रीटी की है। सूर्य मंदिर की खिड़कियां भी जून और दिसंबर के सूर्योदय को बिल्कुल सेंटर में कैप्चर करती हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल वेधशाला नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक सच्चा प्राकृतिक डिज़ाइन था। अब सच जो भी हो, उनकी वास्तुकला की एक्यूरेसी आज भी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, माचू पिच्चू के लोगों को आज के मॉरल स्टैंडर्ड से जज नहीं कर सकते। मीता सिस्टम है में आज ज़बरदस्ती की मजदूरी लग सकता है, लेकिन उस दौर की भयानक जोग्राफिकल हालातों में बिना एक मजबूत सामूहिक जिम्मेदारी के एक ऐसी सभ्यता खड़ी ही नहीं हो सकती थी। उन्होंने नेचर का दोहन नहीं किया, बल्कि उसके साथ बैलेंस बनाया। जिस पानी से उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा था, उसी पानी को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। आखिर में दोस्तों, माचू पिच्चू सिर्फ एक राजा के अहंकार की कहानी नहीं है, ये उन हज़ारों गुमनाम मजदूरों की कहानी भी है जिन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बादलों के बीच में एक दुनिया बसाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी माचू पिच्चू की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।